डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 10th क्लास का लास्ट चैप्टर एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे सारे चैप्टर कर चुके हैं। आज हमारा आखिरी चैप्टर स्टार्ट करना है, आर एनवायरनमेंट। देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ आपको आर एनवायरनमेंट, तो ये एक्चुअल में हम एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ना है, वो सारा इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम तो हालांकि एनवायरनमेंट दे दिया, एक्चुअल में है इकोसिस्टम है। तो मैं आपको इससे पहले कि एनवायरनमेंट क्या है, ये सारी चीज़ करने से पहले अगर मैं बात करूँ, जो टॉपिक आता है इकोलॉजी के अंदर आता है बेटा। किसके अंदर आता है? इकोलॉजी के अंदर आता है। क्या होती है इकोलॉजी? इको मतलब ऑइकस, किससे लिया गया है? ये ऑइकस और प्लस लॉगस से लिया गया है ये वर्ड। ऑइकस का मतलब होता है हाउस, हाउस का मतलब क्या होता है? वेयर वी लिव, और लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। जनरली स्टडी है हैबिटेट की, भाई जहाँ पे हम रहते हैं, द प्लेस वेयर वी लिव, उसे हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। ये नॉर्मल अगर हम बात करें, हम कहाँ पे रहते हैं? हाउस, हाउस में रहते हैं, हमारी हैबिटेट होगी। लेकिन हर एक का अपना अपना हाउस है, भी कोई डेन में रह रहा है, कोई पेड़ों पे रह रहा है, तो वहाँ पे उनकी स्टडी, और हाउस की स्टडी नहीं, एक्चुअली जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे वो किस तरह से रह रहे हैं, उनका इंटरेक्शन किस तरह से लिया, तो इस तरह से इसके हम करेक्ट डेफिनेशन में बात करेंगे बेटा। और ये जो टर्म है इकोलॉजी is given by Ernst Haeckel in 1868, in 1869 के अंदर दी थी बेटा इन्होंने। याद रखना, ये वही अर्न्स्ट हैकेल है जिन्होंने क्या बताया था, क्या बताया था बेटा? 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा को जिन्होंने ऐड किया था। अगर हम बात करेंगे, वही अर्न्स्ट हैकेल है जिन्होंने मैंने आपको इवोल्यूशन के अंदर बताया था, क्या बताया था? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, बायोजेनेटिक लॉ के बारे में, ये वही अर्न्स्ट हैकेल है। और इन्होंने किसकी डेफिनेशन दी थी बेटा? किसकी टर्म किसकी दी थी? इकोलॉजी की। और एक्चुअल में इकोलॉजी एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जब हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, उसी तरह से। तो अगर हम बात करें इकोलॉजी क्या होती है, कैसे डिफाइन किया गया? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of living organisms with their environment. Is called as biology. So it is called as ecology. लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल्स है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और किसके साथ में इंटरेक्शन? एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन भी हम बोल देते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब एक तरह से क्या होता है? माहौल बोला जाता है, वातावरण जिसे आप कहते हो। एक होता है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर होता है, वो बिल्कुल अलग है। एक होता है एनवायरनमेंट, वातावरण किस तरह का है। आपको मैंने सीधा से एग्जाम्पल दिया, भी आपको घर, मैंने कहा भाई आपको होमवर्क देना है, एक होमवर्क दे आपको, मैंने क्या कहा? आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी है। तो कुछ बच्चे तो कर लाए अपना, जो बच्चे नहीं करके लाए उन्होंने मुझे क्या एक्सक्यूज़ दिया? देखो, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? माहौल की भी मुझे घर में पढ़ने का माहौल नहीं मिला, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। एक बच्चे ने मुझे क्या बोला कि जैसे मैं दिन में मैंने पढ़ा नहीं, जैसे मैं रात को पढ़ने लगा था, हमारे इन्वर्टर के लाइट सब चीज़ चली गई। तो एक लाइट उसने एक फैक्टर बता दिया कि जिसके कारण मैं नहीं पढ़ पाया। दूसरे ने क्या बताया कि एक भाई मेरे घर पे ना गेस्ट आ गए थे, तो मुझे गेस्ट के लिए कुछ काम करना पड़ा, उनकी देखभाल करनी पड़ी, उनके साथ भी बच्चे थे, उनके साथ खेलना पड़ा, तो मैं बिजी हो गया और उनके साथ के कारण, और मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। अब देखो, जो लाइट थी वो कैसा फैक्टर था? नॉन लिविंग फैक्टर था। ठीक है बेटा। और जो गेस्ट आए वो कैसा फैक्टर था? लिविंग। उसने उनको अफेक्ट किया, तो वही चीज़ क्या कहलाई जाती है? इकोलॉजी कहलाई जाती है। जब एक ऑर्गेनिज्म, उसका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो चीज़ क्या कहलाया जाता है? एनवायरनमेंट कहलाया जाता है। ये हम बताएंगे आपको। तो इस तरह से अफेक्ट हुई है लाइफ ने। ऐसे अगर हम नॉर्मल बात करेंगे, भाई टेम्परेचर ज़्यादा है, कम, हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है, वाटर है, ये सब हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ऐसे दूसरा ऑर्गेनिज्म, हमारे इंटरेक्शन भी प्लांट के साथ हमें अफेक्ट कर रहे हैं, प्लांट ही नहीं रहेंगे तो फूड नहीं मिलेगा। इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को अफेक्ट करता है, नॉन लिविंग फैक्टर भी अफेक्ट करेंगे। तो वो चीज़, फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन हो गया है, मैंने क्या लिखा? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोला था मैंने, लिखा नहीं। इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट, किस तरह से इंटरेक्शन है, उसे हम क्या नाम देते हैं? इकोलॉजी कहेंगे बेटा।
एंड फादर ऑफ इकोलॉजी। देखो आपको अलग अलग मिल जाएगा, हालांकि जहाँ तक भी होता है हम फादर ऑफ इकोलॉजी को ऑडम कहते हैं। ऑडम थे, इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पे, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी ये कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है बेटा, अभी थोड़े साल पहले एक्सपायर हुए हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। ओके, तो इसको याद रखना। तो इकोलॉजी हमने क्या बताई, जो टर्म इकोलॉजी इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1869। ठीक है, ये वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट। वो चीज क्या कहलाई जाती है बेटा, इकोलॉजी कहलाई जाती है। क्लियर है। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे एनवायरनमेंट, जिसमें अभी बताया एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, द लिविंग को हम क्या कहते हैं, बायोटिक फैक्टर। द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर which affect the living organisms, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं वो क्या कहलाया जाता है, एनवायरनमेंट कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम नहीं आता है, आप नेट पे सर्च करोगे तो ग्रुप में आ जाता है, एक में जॉर्ज आता है, एक में कैथाइली आता है। तो आपको इसको कभी पूछा भी नहीं गया, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा इसमें लेने की जरूरत भी नहीं है, तो आपको नॉर्मल याद रखना है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें तो कि मेन है इसके अंदर इकोसिस्टम है बेटा। क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वो चीज क्या कहलाई जाती है, इकोसिस्टम कहलाई जाती है। हम जो एक चीज पे रह रहे हैं वो एक इकोसिस्टम कहलाई जा रही है। हमारा घर हमारे लिए इकोसिस्टम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम में एक छोटी सी चीज से लेके कोई बड़ा ओशियन भी है। हम पानी की ड्रॉप पड़ जाती है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम देखें गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, थोड़ी सी एल्गी भी ग्रो होगी, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, वो भी एक इकोसिस्टम कहलाया जाता है। मतलब जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ में, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करेंगे, इट इज द सेल्फ, अपने आप रेगुलेट होती है, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ इकोलॉजी which tells the interaction of living organism with their environment। is known as ecosystem। ये वो फंक्शनल यूनिट होती है इकोलॉजी की जो बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ में कैसा है, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, इकोसिस्टम कहलाई जाएगी। ठीक है बेटा, एंड द टर्म इकोसिस्टम इज गिवन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है हमारे, द टर्म इकोसिस्टम गिवन बाय सर आर्थर टैंसले। सर ए टैंसले दिया होता है, सर आर्थर टैंसले इन 1935। कौन से ईयर में दी थी इन्होंने, 1935 के अंदर दी थी। द टर्म इकोसिस्टम इज गिवन बाय सर आर्थर टैंसले। मोस्टली टैंसले वर्ड लिखा मिलता है आपको, इन 1935 के अंदर दी गई थी। ओके बेटा, ओके, तो ये आपको चीजें याद रखनी कि जो मेन डेफिनेशन इकोसिस्टम आपको पूछते हैं। तो मैंने कहा इकोसिस्टम एक सेल्फ रेगुलेटिंग है, रेगुलेट नहीं करना पड़ता है इसे।
ठीक है। हम पार्क है, पार्क एक इकोसिस्टम है, वहाँ पे प्लांट है, बारिश आ जाती है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैसे भी ग्राउंड वाटर रहता है, उसमें क्या कर लिया, उसने पानी को अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, प्लांट ग्रो हो गए, प्लांट को खाने वाला एक एनिमल होगा उसके अंदर, कोई भी लगा लो हर्बीवोरस होगा, हर्बीवोरस को खाने वाला एक छोटा मोटा कार्निवोरस हो सकता है। ठीक है। तो उसको इफेक्ट किससे हो रहा है, भाई पानी अगर वहाँ पे कम है तो प्लांट ही ग्रो नहीं होगा, तो सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। तो एक तरह से सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट होती है और सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट होती है, जो क्या बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ में किस तरह से है। तो अगर हम बात करें बेटा, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हो इकोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं हम ये टॉपिक्स। ठीक है। ये मैंने आपको 9th क्लास के अंदर भी बताया था कि इकोलॉजी अगर हम बात करेंगे तो टोटल मिला के हमारे 9th और 10th में मिला के 3 चैप्टर दिए हुए हैं। 9th के अंदर दिया हुआ नेचुरल रिसोर्स और 10th के अंदर दिया हुआ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स और क्या दिया हुआ, आवर एनवायरनमेंट दिया हुआ है। ठीक है। तो हम इस वीडियो के अंदर जो मेन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट। पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने इसको 2 टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया, एक हमने क्या कह दिया एक्वाटिक इकोसिस्टम और एक हमने क्या कह दिया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कह दिया। ठीक है बेटा। एक्वाटिक को भी हम दोबारा से 2 टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक क्या होता है नेचुरल होता है और एक क्या होता है मैनमेड होता है। मैनमेड मतलब आर्टिफिशियल हो गया, भी बनाया गया है, या इसे जनरली क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक कहा जाएगा। इन द सेम वे टेरेस्ट्रियल को भी हमने 2 टाइप में कर दिया, एक हमने क्या कहा नेचुरल है, जो बनाया नहीं गया, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है, और एक दोबारा से हमने क्या कह दिया है एंथ्रोपोजेनिक कह दिया है, इसे हम क्या कह देते हैं मैनमेड कह देते हैं, मैनमेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दिए ना, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनमें से आता है, एक एक नंबर का कैसे आएगा मैं बताऊंगी कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपकी। नेचुरल मतलब एक्वाटिक मतलब जो कहाँ पे है, वाटर में, सबको मतलब वाटर रहेगा, वो क्या कहलाया जाता है, एक्वाटिक कहलाया जाएगा। नेचुरल सबको पता है, हम क्या नहीं बनाते, कोई लेक नहीं बना रहे, हमने ओशियन नहीं बनाए, हमने समुंदर नहीं बनाए। ठीक है बेटा। और हमने क्या नहीं बनाई, रिवर्स नहीं बनाई, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, नेचुरल के अंदर आ जाते हैं। यूशरीज होती हैं, लगून्स होते हैं। ठीक है बेटा। ये सब किसके अंदर आएंगे, नेचुरल। मैनमेड जो हम बनाते हैं वो क्या बना देते हैं, एक्वेरियम बना देते हैं। ओके क्या बना देते हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड, ये पॉन्ड तो बनाए बिताला जोड़ वगैरह बना देते हैं, ये पॉन्ड नेचुरल के अंदर भी आ जाते हैं बेटा, क्योंकि काफी देखो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा पॉन्ड सेक्शन में नेचुरल है, हम बड़े बड़े जोड़ बनाते नहीं, आज पहले जो गड्ढे बने होते उसमें पानी भर गया वो, लेकिन कहीं कहीं हम देखना अपने गाँव के अंदर बना भी देते तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा आर्टिफिशियल पॉन्ड एंड लेक। आपने देखिए झरने भी बनाए गए आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल पॉन्ड एंड आर्टिफिशियल लेक लिखा मिलेगा वहां पे बेटा। तो ये सारा किसके अंदर आएगा, मैनमेड के अंदर आएगा। अब देखो कभी अगर मैं आपको एक चीज को, तो नेचुरल को हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक हम कहते हैं लैंटिक और एक हम कहते हैं लॉटिक। लैंटिक का मतलब क्या होता है, जो स्टैंडिंग वाटर होता है, पानी फ्लो नहीं करेगा, उसके अंदर जो है उसे हम क्या कहेंगे, लैंटिक। जहाँ पे पानी क्या है, विच नॉट फ्लो, जो फ्लो नहीं करता एक जगह ही रहता है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, लैंटिक कह देंगे। फ्रेश वाटर में होता है, तो भाई आपको पता है भाई कहाँ पे नहीं होगा, रिवर के अंदर नहीं होगा, सॉरी रिवर क्या करते हैं तो फ्लो कर देती है, पॉन्ड्स का पानी फ्लो नहीं करता, जो ये अगर हम बात करें लगून्स का पानी भी फ्लो नहीं करता, एक जगह ही रहता है। तो इसे लैंटिक जो फ्लो करता है, जो फ्लो हम फ्रेश वाटर में करते हैं, इसे मेनली ध्यान देना फ्रेश वाटर के अंदर ही किया गया है, क्योंकि ओशन तो आपको पता है सारे किस तरह से होते हैं। मेनली फ्रेश वाटर को दोबारा 2 टाइप में किया जाता है, लैंटिक एंड लॉटिक के अंदर जो फ्लो नहीं करता उसमें लैंटिक कहा जाएगा, जो फ्लो करेगा, फ्लो कौन करती है, रिवर करती है, करती ना रिवर बेटा, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, लॉटिक के अंदर आ जाएगा। बस थोड़ा सा याद रख लेना इसे, क्लियर है सारे बच्चों को। फिर अगर हम टेरेस्ट्रियल में नेचुरल करेंगे तो क्या काम है, फॉरेस्ट ग्रासलैंड होते हैं, ये सब क्या कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं बेटा। अगर हम बात करेंगे एंथ्रोपोजेनिक के अंदर, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है,
पार्क बना रहे हैं, हमने कोई गार्डन बनाया बेटा, ये सारे किसके अंदर आते हैं? एंथ्रोपोजेनिक के अंदर आते हैं। क्या आते हैं? एंथ्रोपोजेनिक के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ओशियन। वहाँ मेंशन नहीं कर रखा है कि नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, और ना टेरेस्ट्रियल कर रखा है और ना ही क्या कर रखा है बेटा, वहाँ पे क्या कर रखा है? एक्वाटिक। अगर नॉर्मल आता है कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम, कभी भी आता है कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओशियन। अगर हमसे पूछते हैं लार्जेस्ट मैन-मेड इकोसिस्टम पूछेंगे, तो बता सकता है लार्जेस्ट मैन-मेड? एग्रीकल्चर लैंड जो होती है, आपको पता है कि हम कितने भाग पर खेती करते हैं? एग्रीकल्चर लैंड, ये हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड एक इकोसिस्टम है। हमने प्लांट को ग्रो करवाया, प्लांट वहाँ पे है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसका इंट्रैक्शन है, प्लांट का भी इंट्रैक्शन है किसी एबायोटिक फैक्टर, पानी नहीं डालेंगे तो ग्रो नहीं करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको अफेक्ट करती है। तो एग्रीकल्चर लैंड भी क्या होती है बेटा? ये आर्टिफिशियल लेकिन लार्जेस्ट इकोसिस्टम में आती है, याद रखना बेटा। अगर लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आएगा तो वहाँ पे हमारा आंसर फॉरेस्ट हो जाएगा। क्या लिखा है उन्होंने? लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल लिखा है, नेचुरल वर्ड लिखा है। अगर लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम लिख रखा तो हमेशा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो यहीं पर हमारे 10th क्लास के अंदर दे रखा है कि जब एक्वेरियम बनाते हैं उसको हमें सेल्फ सस्टेन्ड बनाना है, मीन सेल्फ रेगुलेटिंग बनाना है। तो हम किस तरह से बनाएंगे? क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे पास सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया उसमें क्वेश्चन दिया कि हाउ यू फॉर्मेट एन एक्वेरियम कि सेल्फ सस्टेनिंग। तो कुछ नहीं, आपने एक ग्लास का बॉक्स लेना है, उसके अंदर आपने पानी डालना है, उसके अंदर आपने फिश डाल देनी है और उसके अंदर आपको प्लांट्स डालने, तभी वो सेल्फ सस्टेन्ड होगा। हालांकि उसे हम पूरी तरह से सेल्फ सस्टेन नहीं कहेंगे क्योंकि उसका पानी हमें चेंज करना पड़ेगा, वो रनिंग वाटर नहीं होता है। क्योंकि जो फिश वगैरह एक्सक्रीट करेंगे, यूरिन निकालते तो उस पर पानी खराब होना शुरू हो जाता है, तो पानी में धीरे धीरे चेंज करना पड़ता है। बाकी वैसे नॉर्मल, एक देखो आपने एक्वेरियम देखा है भाई, उसके अंदर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया जाता है, ठीक है, भी ऑक्सीजन वहाँ पे आता रहेगा। अनलेस अगर जिस एक्वेरियम में थोड़ा बड़ा लार्ज स्केल पे एक्वेरियम किया जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? एक्वेटिक प्लांट ग्रो कर देते हैं, डाल देते हैं वहाँ पे नीचे की तरफ भी। वहाँ पे तो एक्वेटिक प्लांट धीरे धीरे ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो डिजोल्व होती रहेगी, एनिमल उनसे लेते रहेंगे और फिर हम आर्टिफिशियली डाल देते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, कुछ फिश ऐसी होती है जो उन प्लांट्स को ही खाती है, ठीक है। तो इस तरह से उसे हम सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो इस वीडियो के अंदर ओनली हमने क्या पढ़ा है? बेसिक्स पढ़ा है। बेसिक्स में भी अगर हम बात करेंगे तो बेटा हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। इकोलॉजी छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं बनता, हालांकि इसके अंदर फूड चेन, फूड वेब भी आती है, ठीक है, जो आपने पढ़ी हुई है। थोड़ी सी इसमें जो अलग चीज़ें आएंगी वो हम आपको बताएंगे, ये भी शायद आपने पढ़ रखा होगा। तो अगर हम बात करेंगे आवर एनवायरनमेंट के बारे में तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ी है बेटा? इकोलॉजी पढ़ी है। इकोलॉजी अगर हम बात करेंगे तो ब्रांच है बायोलॉजी की जो बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से, उसे हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे। द टर्म इकोलॉजी is given by Ernst Haeckel in 1869 के अंदर दी थी। फादर ऑफ इकोलॉजी ऑडम को कहा जाता है, ठीक है, एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ऑडम की बुक आती इकोलॉजी पढ़ने के लिए, कभी आप इकोलॉजी के बारे में करोगे तो, ठीक है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और एनवायरनमेंट हम क्या कहेंगे बेटा? एनवायरनमेंट द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर व्हिच अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनवायरनमेंट। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इकोसिस्टम, तो जो फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? इकोलॉजी की, वो चीज क्या कहलाई जाएगी? इकोसिस्टम। जो बताती है विच, वो सेम डेफिनेशन सबकी वही है, बस हमने क्या कहा? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कह दिया, जो बता रही है उसे हमने इकोलॉजी कह दिया। फंक्शनल यूनिट या सेल्फ सस्टेन यूनिट जिसे कहा विच टेल्स द इंडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, उसे हमने इकोसिस्टम कह दिया। और जो है फैक्टर उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? एनवायरनमेंट नाम दे दिया। और द टर्म इकोसिस्टम को किसने दी है? सर आर्थर टेंसले ने दी है, ओके, 1935 के अंदर दी है।
इकोसिस्टम में हमने खाली यहाँ पे टाइप्स पढ़ा है, एक हमने क्या पढ़ा भाई, जो पानी के अंदर होगी एक्वाटिक कह देंगे, और जो इसके अंदर होगी लैंड के ऊपर होगी सर क्या कह देंगे, टेरेस्ट्रियल कह देंगे। एक्वाटिक का हमने दोबारा से बात की भाई नेचुरल है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल के हमें एंथ्रोपोजेनिक नाम दिया जाता है मोस्टली, और ऐसे हमने क्या कहा भाई नेचुरल है या फिर एंथ्रोपोजेनिक है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, और हमारे मेन सिलेबस के अंदर है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ, कि दो कंपोनेंट होंगे बायोटिक एंड एबायोटिक, तो हमारे जो मेन आते हैं बेटा वो बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? ओके, थैंक यू।